नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की खबरों के विश्लेषण के साथ प्रस्तुत होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने एक समय पूरे देश को हिला दिया था। उस पर बहुत सारी राजनीति भी हुई, भगवा आतंक जैसे शब्द गढ़े गए। अब उस केस में मुंबई की एक विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा और उनके साथ जो बाकी आरोपी थे उन सबको मुक्त कर दिया है। अब इसको लेके क्या है पूरी चर्चा, इसके क्या रहे कारण और भविष्य में केस किस तरफ जा सकता है, उन सब पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। लगभग 17 साल पहले घटना हुई थी, 2008 की बात है। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ, उसमें 6-7 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 7 लोग आरोपी बनाए गए, जिसमें भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल रही। अब मुंबई की एक अदालत ने उनको बरी कर दिया है। ऐसी ही एक घटना कुछ समय पहले और हुई थी, यानी केस आया था, मुंबई में ही ब्लास्ट हुआ था, लगभग 180-90 लोग उसमें मारे गए और उसमें भी सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया सबको। अब घटना तो हुई है, लोग मारे भी गए हैं, लेकिन दोषी कोई नहीं है। तो ये इस पूरे मामले में दोनों केस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है जी कि पहले बात जो 2006 में मुंबई में ट्रेन हादसे हुए थे, 60 ट्रेनों में विस्फोट हुए थे, 2006 की बात है, और उसमें 180 लोग मारे गए थे। उसके बाद सालों तक उसकी चलती रही, मकोका कोर्ट में कार्रवाई चली। मकोका कोर्ट ने आखिर में जाके 12 में से 5 लोगों को तो फांसी की सज़ा दी और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी। दूसरी जब जिनको सज़ा मिली वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने 2-3 दिन पहले जो अपना फैसला दिया उसमें उन सबको बरी कर दिया। अभी देखिए, मकोका कोर्ट ने तो 5 को फांसी दी और 7 को वो उन्होंने माना कि ये लोग दोषी थे, इन्होंने हथियार किए, इन्होंने बम उसमें प्लांट किए, सब किए। लेकिन 3-4 साल बाद जब हाई कोर्ट में चला तो हाई कोर्ट कहती है कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा है कि इन लोगों ने ये काम किया और उन सबको बरी कर दिया। तो ये हमारी जो न्याय व्यवस्था है, एक अदालत उन सबूतों को, उन गवाहों को, उन परिस्थितियों को सही मान रही है और सज़ा दे रही है, और दूसरी अदालत ने उसमें ऐसा नहीं कि नरमी थोड़ी बरत के सज़ा कम कर दी हो। जिनकी फांसी लगी थी उनको आपने उम्र कैद की दे दी हो, उम्र कैद वालों की सज़ा कम कर दी हो, उन्होंने बिल्कुल बरी कर दिया जी। तो इसका मतलब एक अदालत का फैसला तो गलत है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मकोका कोर्ट ने उनको गलत ठहराया आरोपी और उनको सज़ा दी, और अगर मकोका कोर्ट ठीक है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो वहाँ की महाराष्ट्र की है उसने इनको बरी करके गलत किया। बाद में जरूर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पे कि भाई हाई कोर्ट ने जो दिया है वो अमल में नहीं आएगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनेगी। निश्चित रूप से अब सुप्रीम कोर्ट, आप ये मान के चलिए, या तो मकोका कोर्ट के फैसले को सही ठहराएगी या हाई कोर्ट के फैसले को, और अगर मकोका कोर्ट के फैसले को ठहरा देती है तो इसका मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इसकी सुनवाई की, जिन्होंने सबूत देखे, जिन्होंने गवाही देखी, जिन्होंने इतने दिन कार्रवाई चली, तो उनमें ऐसी क्या चीज़ रह गई कि उन्होंने बिल्कुल बरी कर दिया उसको। और इसी तरह साध्वी प्रज्ञा वाला जो आपने उठाया मामला, मालेगांव में जो हुआ था, विस्फोट हुआ था, उसमें मारे गए थे 5-6 लोग, उसमें भी 7 आरोपियों को बरी कर दिया जी। और उनका साफ कहना था कि जो पंचनामा हुआ उसमें चीज़ें सही नहीं थी। ये व्यवस्था जो है, ये कोई पहले और दूसरे मामले नहीं है। इससे पहले भी कई बार हम आए दिन देखते हैं कि बड़े बड़े जो मामले होते हैं, सार्वजनिक हित के होते हैं, जिनमें देश की निगाहें लगी रहती हैं, वहाँ भी ऐसा होता है कि निचली अदालत ने मान लो उनको बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने उनको सज़ा दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो इसका मतलब निचली अदालत सही थी, सुप्रीम कोर्ट सही था, हाई कोर्ट गलत था। ये कई मामलों में होता है कि निचली अदालत उनको सज़ा देती है तो हाई कोर्ट छोड़ देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको सज़ा देता है। ये जो परिस्थितियां हैं, गवाही है, सबूत है, साक्ष्य है, ये 17-17 साल, 20-20 साल कार्रवाइयाँ चलती हैं, करोड़ों रुपया इन पे खर्च होता है, सरकार का भी और दूसरे पक्षों का भी। लेकिन इस तरह की अगर जो चीज़ें आती हैं तो ये निश्चित रूप से चौंकाने वाली हैं। और आम आदमी के मन में, मैं कोई कानून का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन आम लेमैन की तरह अगर हम इसको देखने का प्रयास करते हैं तो आश्चर्य जरूर होता है कि एक अदालत ने फांसी दे दी किसी को और उससे ऊंची अदालत ने उन सबको बरी कर दिया जी। तो कहाँ इसमें लोचा रहता है, ये इसका निदान होना चाहिए। ये जो मालेगांव वाला केस था, ये एक लिहाज से एक यूनिक है।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, शायद मेरी जानकारी में कभी नहीं हुआ कि जिसमें एक हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, कहा गया कि भाई हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं, और उसमें 7 लोगों का नाम आया। इस कारण ये राजनीति में बहुत ज्यादा इस केस का उपयोग किया गया कि बीजेपी पर या जो हिंदूवादी संगठन है उन पर निशाना साधने के लिए। अब ये सब के सब बरी हो गए। अब फिर से ये जो देश की राजनीति है हिंदू आतंकवाद या मुस्लिम आतंकवाद को लेकर, किस तरफ आगे की राजनीति जाएगी? देखिए, मेरा मानना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये अदालतें भी मानती है। कोई व्यक्ति जो गलत काम करता है, अपराधी होता है, वो आतंककारी हो सकता है, या कोई विस्फोट करता है या किसी की हत्या करता है, उसमें धर्म का कोई नहीं, हर धर्म में हो सकता है। लेकिन ये, हाँ आप सही कह रहे हैं कि मालेगांव में जो मस्जिद के पास विस्फोट हुआ उसमें पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ, और साध्वी प्रज्ञा, चूंकि विश्व हिंदू परिषद और उससे हिंदूवादी संगठनों से जुड़ी हुई थी, कर्नल पुरोहित और उसके अलावा 5 लोग थे, तो ये एक धारणा बनी कि अब तक जो जितने भी आतंकवाद की घटनाएं होती थी, वो चाहे पहलगाम में हुई हो, चाहे उससे पहले मुंबई में हादसा हुआ हो, चाहे ट्रेन विस्फोट हुए हो, चाहे जयपुर, बंगलोर, हैदराबाद में जो विस्फोट हुए, उनमें जितने लोग पकड़े गए हैं वो लश्कर के या पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी समूह है उनमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे। लेकिन ये जो पहली घटना थी, इसमें देश की राजनीति में बवाल भी मचा, और विपक्ष के जो पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी, उनको ये कहने का मौका मिला कि भगवा आतंकवाद भी है, खाली मुस्लिम ही आतंकवादी नहीं होते। पर मेरा साफ मानना है, सबका ये मानना है कि जो आतंककारी होता है या अपराधी होता है उसकी कोई जात नहीं होती। अगर वो इस तरह के कृत्य करता है, मानवता के खिलाफ अगर कोई काम करता है, तो वो ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। लेकिन ये जो मामला है, और ये अभी इनको बरी किया है, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अभी शांत होने वाला नहीं है। ये मामला फिर आगे अगली अदालत में जाएगा। हाँ, ये वो लोग कह चुके, जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने केस किया हुआ था, वो कह चुके हैं कि ये अंतिम लड़ाई नहीं है, अब हम इसको आगे अगले कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि ब्लास्ट तो हुआ है, लोग मरे भी हैं, तो हम यहीं इस फैसले को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो आगे ये लड़ाई आपको कितनी लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अब 17 साल और दूसरी घटना में 19 साल का समय लग गया, एक 6 में हुई, एक 8 में हुई। अगर 20 साल लग गया तो एक घटना में एक पक्ष के लोग मारे गए, दूसरी घटना में दूसरी पक्ष के मारे गए। अगर 6 लोग मस्जिद के बाहर विस्फोट में मारे गए तो किसी ने तो बम लगाया होगा, और मुंबई की 60 ट्रेनों में अगर 180 लोग मारे गए तो वहाँ भी किसी ने बम लगाया होगा, किसी ने साजिश रची होगी, कहीं से पैसा आया होगा, तो सारी रणनीति हुई होगी। तो ये इतने 19-20 साल बाद अगर इनके फैसले उलट गया, एक मामले में तो जो ट्रेन हादसे वाले में है उसमें तो मामला उनको पहले सजा दी गई, फिर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और इसमें जो मालेगांव वाले में, इसमें 7 को बरी कर दिया, तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ऊपरी अदालत में जाएगा। तो निश्चित रूप से ये कितना समय लगेगा ये हम नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। अभी मान लो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल और लग जाए, और कई मामलों में ऐसा होता है कि 25-25 साल, 20-20 साल में आरोपियों की मृत्यु हो जाती है, उसमें जी गवाहों की मृत्यु हो जाती है। तो ये आज इस बहस का का मुद्दा नहीं है कि क्या अदालतों की कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, लेकिन हाँ, ऐसे जो मामले हैं जिसमें 180 लोग मर गए, 6 लोग मर गए, 20-20 साल बाद उसमें अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो आम आदमी के दिमाग में एक सवाल उठता है, फिर आखिर उनको मारा किसने? जो लोग बरी हो गए उन्होंने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? अगर सरकार उनको नहीं पकड़ पाई तो किसकी विफलता है ये? बिल्कुल। अब जैसे इस पूरी बात से 2 मुद्दों से, एक ये वाला केस साध्वी प्रज्ञा वाला यानी मालेगांव वाला, और एक दूसरा जो मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट वाला, न्यायपालिका की प्रणाली को लेकर भी सवाल उठे हैं। वैसे ये आज हमारे बहस का मुद्दा नहीं है, फिर भी 2 बातें सामने आई। एक कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, दूसरे ने कुछ और दे दिया। दूसरा 17 साल, 19 साल, 25 साल किसी मामले को सामने आने में लग जाते हैं। तो क्या न्यायपालिका में भी सुधार की बहुत ज़्यादा जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। न्यायपालिका में देखिए, अगर न्यायपालिका पे सवाल उठाते तो कई बार लोग करते हैं कि इससे न्यायपालिका में गलत संदेश जाएगा कि न्यायपालिका पर उंगली उठाई जा रही। न्यायपालिका के फैसले पे उंगली नहीं उठाई जा रही है। प्रक्रिया जो है इतनी लंबी है, और उस पर अगर बहस नहीं होगी, हम डरेंगे कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई कुछ कहता है तो क्या ये अवमानना का नहीं हो जाए मामला? ये सवाल अवमानना का नहीं है। देश में जब हम इतने सुधारों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, पार्लियामेंट में होती है चर्चा, विधानसभाओं में होती है, तो जो ये 20-20 साल केस चलते हैं, इस पर क्या बहस नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी जो कार्य प्रणाली है न्यायपालिका की, उसमें सुधार की अगर गुंजाइश है, और न्यायपालिका के सामने क्या विषमताएं हैं? कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की कमी है,
देश 145 करोड़ का देश है, क्या है, जितनी अदालतें, जितने न्यायाधीश होने चाहिए हैं, और ऐसे मामले विशेष रूप से जो आतंकवाद से जुड़े मामले हों, जिसमें सार्वजनिक हित के मुद्दे हों, या नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हों, वो त्वरित उनके फैसले होने चाहिए, उनकी सुनवाई डेली बेसिस पे होनी चाहिए। उनको आम जो मामले हैं, जो आम आपराधिक मामले हैं, उससे अलग रखे देखना चाहिए। तभी लोगों को न्यायपालिका में जो विश्वास है ना, उसका और सुदृढ़ होगा। 15 अगर 20 साल बाद भी वो बरी हो गए और किसने किया ये किसी को पता नहीं, तो ये हास्यास्पद सा सवाल हो जाता है ना कि आखिर किया किसने। इन्होंने नहीं किया तो अभियोजन पक्ष को, पुलिस को, प्रशासन को बताना चाहिए इन्होंने नहीं किया तो इन्होंने किया। आपने जिनको पकड़ा, जिनके सबूत, जिनको सजा मिली, वो हाईकोर्ट में बरी हो गए। तो आपके जो जांच में कोई कमी रह गई, जो प्रक्रिया वैधानिक होती है उसका आपने पालन नहीं किया, तो आप कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। अच्छा, इसमें ही मैं न्यूज में देख रहा था कि उस समय इस केस में जो इंस्पेक्टर थे, अब रिटायर हो चुके हैं, उनका एक बयान आया। उनका कहना था कि भगवा आतंक साबित करने के लिए मेरे पास एक गोपनीय आदेश था कि मोहन भागवत की भी गिरफ्तारी की जाए। तो क्या इस तरह के फैसलों से इस मामले का राजनीतिकरण किया गया? देखिए, पर्दे के पीछे देश की राजनीति में या वकील या कोर्ट को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। हमारे पास सबूत नहीं है इसके, इसे कोई भी आदमी नहीं कह सकता। ठीक है, आपने जिन इंस्पेक्टर का सवाल उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अगर वो कह रहे हैं गोपनीय आदेश था कि मतलब भागवत को गिरफ्तार करो, मोहन भागवत को, और ये शो करो कि ये भगवा आतंकवाद वास्तव में है और इसके पीछे, इसकी साजिश रचने के पीछे संघ या हिंदूवादी संगठनों का हाथ है, निश्चित रूप से वो जो जिन भी इंस्पेक्टर ने कहा, उनको अदालत के सामने ये चीज़ रखनी चाहिए कि किसने उनको कहा। गोपनीय आदेश जो होता है ना, वो देश हित से ऊपर नहीं होता। अगर कोई भी सरकार में मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या किसी भी स्तर के नेता ने अगर सरकारी अफसर को, पुलिस अधिकारी को दबाव में लाने की कोशिश की या न्यायाधीश को दबाव में लाने की कई बार ये होता है ना कि जिसकी सरकार होती है फैसला उसके पक्ष में आता है। अमूमन ये होता है कि जिसकी सरकार होती है फैसला उसके पक्ष में आता है। ये धारणा भी टूटनी चाहिए। तो जिन इंस्पेक्टर ने मोहन भागवत की गिरफ्तारी के गोपनीय आदेश की बात कही है, उनको अदालत के सामने ये तथ्य रखने चाहिए किस व्यक्ति ने उनको कहा, क्या लिखित में आदेश दिया या मौखिक आदेश दिया, या उनके पास कोई रिकॉर्ड है। अगर वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने फ़ोन रिकॉर्ड किया हो या उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज हो। अगर ऐसी चीज़ है तो जिन्होंने भी इस तरह के आदेश दिए, ये देश की सामाजिक समरसता को खराब करने का है। ये जिस व्यक्ति ने दोष किया, जो व्यक्ति अपराधी है, जिसने बम लगाया, जिसने निर्दोष लोगों को मारा, उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए अगर किसी को उलझाने के लिए, किसी को साजिश करके कि इसका नाम लो, इसको गिरफ्तार करो ताकि ये मैसेज जाए कि भगवा आतंकवाद भी देश में मौजूद है, तो उसकी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट को इसमें प्रसंज्ञान लेना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने कहा उसको बुला के पूछताछ होनी चाहिए और देश के सामने तस्वीर आनी चाहिए कि किसने कहा और क्यों कहा। ये महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर हैं महबूब मुजावर, उनका ये दावा था, ऐसा उन्होंने कहा कि उनके पास कोई गोपनीय आदेश था। अच्छा, इसमें मुंबई एटीएस और मुंबई पुलिस को भी कोर्ट ने फटकार लगाई है। उनका कहना है कि आपने जांच में कुछ लिपापोती की या मतलब लापरवाही बरती और उस समय जो हाथों हाथ सबूत इकट्ठे किए जा सकते थे, कई सारे सबूत नष्ट हो गए कि मोटरसाइकिल किसकी थी जिसमें विस्फोटक लगा हुआ था, आसपास से आपने ठीक से जांच नहीं की। तो क्या पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के दायरे में है? नहीं, बिल्कुल। अगर घटना हुई है और आपने अगर एक दिन में आपको उठाना चाहिए फोरेंसिक से और आपने 3 दिन लगा दिए, तो वो जो प्रमाणिकता उसकी होती है, उसको अगर कोर्ट ने कह दिया नहीं साहब ये प्रामाणिक नहीं है, तो जो चीज़ आप 24 घंटे में कर सकते थे अगर उसको 72 घंटे करोगे, या जो सबूत मिले, हो सकता है उनमें से कुछ सबूत इधर उधर कर दिए हों, अदालत के सामने रखे ही नहीं गए हों। वो जो पूर्व इंस्पेक्टर ने जो आरोप लगाए हैं ना, वो इन्हीं सब कड़ियों को जोड़ता है कि उनके खिलाफ ये गया कि साहब इसको गिरफ्तार करना है। किसी अधिकारी के खिलाफ ये पास ये फ़ोन हो सकता है गया हो कि साहब ये सबूत आपको पेश नहीं करने। जो मजबूत सबूत होते हैं ना, जिन पे अदालत गौर करती है, विश्वास करती है, वो अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्य अगर नहीं कोर्ट के पास गए तो कोर्ट के पास क्या विकल्प होता है? अगर उसके पास सबूत नहीं है और आपने कह दिया कि साहब इस व्यक्ति ने लगाया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ना तो वहाँ CCTV कोई लगा हुआ है, ना किसी ने उसके खिलाफ गवाही दी। अगर गवाही दी तो आपने उसको हटा दिया,
उसको कोर्ट के सामने नहीं लेके गए। इन्हीं सब चीज़ों का ये जो 2 फैसले हैं ये बिल्कुल नज़ीर बनने चाहिए और न्यायपालिका को भी इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि एक अदालत ने फांसी दे दी और एक ने बिल्कुल बरी कर दिया। तो ऐसे मामलों की जो जांच पड़ताल होके और पूरी डिटेल में कहानी जो तस्वीर है वो देश की जनता के सामने आनी चाहिए, तभी देश की जनता का न्यायपालिका पर जो भरोसा है वो और मजबूत होगा। वरना ये होगा अरे सब लीपापोती होती है। और जो इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरे ऊपर से दबाव था तो भगवत जी को गिरफ्तार करो, इस तरह के बहुत से इंस्पेक्टर हैं जिनको आदेश होते होंगे, जिनको सबूत बदलने के होते होंगे, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते। उनको लगता है कि किसके बुरे बनो, आज आपने इनके खिलाफ कही, कल को ये विपक्ष वाले सत्ता में आ गए तो उस इंस्पेक्टर की दिक्कत होगी। तो ये परिस्थितियां तो है ही ऐसी। अच्छा, ये महाराष्ट्र का केस है, महाराष्ट्र की घटना है और महाराष्ट्र में अब जो वहाँ की नगर पालिका है उसके चुनाव होने वाले हैं। ऐसे ही आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अब क्या इस मामले से वही हिंदूवादी और जो बाकी के संगठन है उनसे उन प्रदेश की राजनीति पर फर्क पड़ेगा, चुनावों में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए दोनों घटनाएं महाराष्ट्र की है, एक मालेगांव की है, एक मुंबई की है और दोनों 2006 और 2008 की बात है। और जब से ये घटनाएं हुई तब से राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इन घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास में रहे हैं। ये नहीं कि आज उठाएंगे, पहले भी हुआ, ये भगवा आतंकवाद आया, ये वोटों की राजनीति का परिणाम है। और अब जो मुंबई में जो बीएमसी के चुनाव होंगे, महानगर पालिका के चुनाव होंगे, और अभी तो वहाँ मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नहीं है, लेकिन स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं ड्यू है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका कि जल्दी चुनाव कराओ, वो चुनाव भी होंगे। और बिहार के चुनाव, उसमें भी इसकी जो छाया है, इसका जो प्रतिध्वनि है, जो गूंज वहाँ मुंबई में हुई है, उस गूंज का असर पटना तक भी होगा। और निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का देखिए उद्देश्य एकमात्र रहता है, घटना कोई भी है, कोई भी मरा है, उनके आंसू बहाओ, संवेदना व्यक्त करो, मुआवजा दो, और उसका राजनीतिक लाभ कितना मिल सकता है। तो राजनीतिक लाभ, राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीतिक लाभ नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा। लेकिन ऐसे मुद्दे जो जिसमें देश की सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिसमें आतंकवाद जुड़ा हुआ है, उसमें कम से कम राजनीतिक दलों को राजनीति से परहेज करना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि अब वो गुब्बारा फूट गया है जो भगवा आतंकवाद गढ़ा गया था? नहीं, देखिए भगवा आतंकवाद का गुब्बारा फूट गया है, गुब्बारा किसने बनाया, ये सवाल इसका नहीं है। सवाल मैंने पहले भी कहा कि जो अपराधी है वो भगवा हो, हिंदू हो, अगर उसने गलत किया है, उसने विस्फोट किया है, उसने कानून को अपने हाथ में लिया है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और कोई अगर अल्पसंख्यक है, इस वजह से नहीं छूटना चाहिए कि साहब अल्पसंख्यक है। अगर गलत काम किया है और सबूत हैं, गवाह हैं, लेकिन ये जो गवाहियाँ सबूत होते हैं, ये जो बदल जाते हैं, सबूत भी बदल जाते हैं, कई बार फोरेंसिक रिपोर्ट बदल जाती है, बहुत सी आती हैं कहानियाँ इस तरह की छन के। लेकिन मैंने वही कहा कि जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो दबाव में काम करते हैं और कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे भी दबाव की खबरें लुके छपे आती हैं कि न्यायपालिका को भी दबाव में को लेने की कोशिश की जाती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो दोनों घटनाएं हैं महाराष्ट्र की, इसमें जो रिवर्स फैसले आए हैं दोनों, और दोनों में बरी हो गए, एक में सजा पाने के बाद बरी हो गए, एक में वैसे बरी हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट देखें इसमें क्या देता है फैसला और कितना समय लेता है, ये सबकी नज़रें रहेंगी। क्योंकि ये मुद्दे ऐसे थे, मालेगांव का मुद्दा भी था और मुंबई में जो विस्फोट का था, ये आज भले 17-19 साल हो गए हों, लेकिन आज भी जनमानस के दिमाग पे वो घटनाएं जो हुई थी उस दिन मुंबई में, बम धमाके हुए थे 7 ट्रेनों में, अलग अलग 10-15 मिनट के अंतराल में, 15 मिनट के अंतराल में 7 लोकल ट्रेन में विस्फोट होना, 180 लोग मारे जाना, 300-400 लोग घायल होना। और मालेगांव में मरे कम थे, लेकिन जो घटना थी जिस तरह कि एक धार्मिक स्थल के पास विस्फोट हुआ और उसमें लोग मारे गए, और दोनों में अगर बरी हो गए हैं तो ये चिंता का भी है और विचारणीय सवाल भी है, प्रशासन के लिए भी, न्यायपालिका के लिए भी, और पुलिस के लिए भी, और साथ साथ में राजनेताओं के लिए भी। अच्छा, अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, उनके अब व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन पर इससे कोई असर पड़ेगा? फिर से वो बीजेपी की राजनीति में शामिल होंगी? नहीं, देखिए वो उस समय बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, आरोपी थी, वो एक है। आप कल क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो उन पे दाग लगा था कि एक साध्वी होते हो उन्होंने इस तरह के कृत्य में वो इन्वॉल्व नहीं, जो आरोप लगे उन पे, उससे निश्चित रूप से वो बाहर निकली हैं। कर्नल पुरोहित, उनको भी लंबे समय तक जो ये सामना करना पड़ा, बाहर निकले हैं। लेकिन मैंने फिर कहा अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, और दूसरा पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को तमाम जो लीक पोल्स रही हैं, जो कमियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, किन खामियों की वजह से
छूटे, अगर अपराध हुआ और इन लोगों ने नहीं किया, इनको फंसाया गया भगवा आतंकवाद का नाम देके, तो कौन वो लोग थे जिन्होंने वो घटना की, इसका भी खुलासा होना चाहिए। खाली इन्होंने नहीं किया, इनको आपने बरी कर दिया, लेकिन किसने किया? मुंबई में रेल धमाके में वो 12 लोग नहीं थे, लेकिन कौन बाकी दूसरे लोग थे जिन्होंने विस्फोट किया? तो देश की जनता तो यही जानना चाहती है ना। तो अगर ये मामला ऊपरी अदालत में जाता है, जिसकी पूरी संभावना है जाएगा, और वहां से फैसला अगर बदल जाए और इन्हीं लोगों को आरोपी घोषित कर दिया जाए या इनमें से किसी को कर दिया जाए, मान लेते हैं ऐसा, तब क्या देश की राजनीति में एक अलग से भूचाल नहीं आ जाएगा? नहीं, देखो भूचाल उछाल तो देश की राजनीति, ऐसे फैसले जो है ना, अगर किसी देश में कोई एक घटना होती और बहुत बड़ा होता है तो उसमें आप भूचाल मान सकते हैं। नहीं, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ हिंदू आतंकवाद एक शब्द, भगवा आतंकवाद, ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल, अगर जो आपने मालेगांव की घटना का आप जिक्र कर रहे हो कि उसमें अगर आपका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान लो इनको दोषी मान लेती, निश्चित रूप से अगर सबूत हैं और निचली अदालत ने उन्होंने नहीं किया, तो वो जो नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की गई कि नहीं हिंदू आतंकवाद भी है, उसको पुष्टि मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बरी कर देता है तो वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश गई थी भगवा आतंकवाद है, उसको निचली अदालत ने भी बरी कर दिया और ऊपर ने भी कर दिया। वो उसकी हम विवेचना, उस पर हम बहस जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में ये कहना होगा कि दोनों मामलों में जो आरोपी बरी हो गए तो किस वजह से हुए, गवाह, सबूत, अभियोजन पक्ष की जो जांच में क्या कमी रह गई, या देरी की वजह से हुई, या मिलीभगत से हुई, या ऊपरी दबाव से हुई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका देश की जनता जवाब जानना चाहती है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए इसका। बिल्कुल। तो जो दोनों घटना है, दोनों बम ब्लास्ट चाहे मुंबई की ट्रेन में हुए हो या फिर मालेगांव की घटना हो, दोनों में एक बात कॉमन है कि दोषी कोई भी नहीं है। मासूम लोग मारे गए, लेकिन अदालत में दोषी कोई भी साबित नहीं हो पाया। ऐसा क्यों है? और ये 17 साल या 19 साल जो लगते हैं न्यायपालिका को किसी मामले में फैसला सुनाने में, ये भी अभी लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये फाइनल फैसला नहीं है। तो ये जरूर हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर भी एक सवालिया निशान लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि न्याय में देर होना न्याय ना होने के ही बराबर है। तो जो भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा देनी चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए, और जो मासूम हैं उनको निर्दोष साबित किया जाना चाहिए। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Let's connect and let's mic.